हेलो दोस्तों, मैं हूं शशि और शशि मैथ्स के एक नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं बिहार पुलिस की क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखिए, आज जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं ये बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार पुलिस मद्य निषेध दोनों में ही इन सभी क्वेश्चन का यूजफुल होने वाला है। तो आइए एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ हम आज के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो आइए आज के हम सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को एकदम ही ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन करिए। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्वेश्चन में है किसी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 50 सेंटीमीटर है। यदि आधार 18 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक समान भुजाओं की लंबाई कितनी होगी। आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन है। आप जल्दी से हमें 15 सेकेंड में आप जल्दी से इसका सॉल्यूशन करके मुझे बता दीजिए। देखिए, यहाँ पर क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो कोई भी त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कब होता है, जब उसका कम से कम 2 भुजा एक दूसरे के बराबर हो। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना लूँ, सपोज ये रहा हमारा त्रिभुज ABC। ठीक है, ये रहा हमारा त्रिभुज AB और ये रहा C। और ये त्रिभुज जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, तो जाहिर सी बात है इसके 2 भुजा जो है एक दूसरे के बराबर होगी। तो हम मान लेते हैं कि इसकी लंबाई है A, तो इसकी लंबाई भी होगी A, यानी कि AB भुजा AB बराबर भुजा AC बराबर A सेंटीमीटर हमने मान लिया। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है इसका आधार जो है 18 सेंटीमीटर है, यानी कि ये वाला जो भुजा है ये 18 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर परिमाप दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं के योग। परिमाप मतलब क्या, कि तीनों भुजाओं के योग। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अभी यहाँ हमारे पास है, देखिए क्या है, तीनों भुजाओं का योग, यानी कि AB प्लस BC प्लस CA, यानी कि A प्लस 18 प्लस A। यहाँ पर 18 नहीं होगा, A होगा, क्योंकि परिमाप बराबर क्या होगा, तीनों भुजाओं के योग। क्या होगा, तीनों भुजाओं के योग। तो ये A प्लस 18 प्लस A बराबर कितना है, परिमाप है 50 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 50। ठीक है, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2A बराबर 50 माइनस 18। ठीक है, यानी कि A बराबर क्या हो जाएगा, या ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर बचेगा 4 में से जाएगा 3, 32/2, यानी कि A का मान आ गया 16 सेंटीमीटर। यानी कि जो समान भुजा है, यानी कि 2, यहाँ पर देखिए AB बराबर AC है और हमने इसको मान लिया है A, और A का मान आ गया भैया 16 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर आ गया। तो हमें यहाँ पर बता देना है, तो प्रत्येक समान भुजाओं की लंबाई क्या होगी। तो वही A का मान यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा था। तो प्रत्येक समान भुजाओं की लंबाई हो जाएगी 16 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी हो जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर का, और ये भी हो जाएगा 16 होना होगा, 18 हम बार बार लिख दे रहे हैं। ये हो जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर का। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर समान भुजा है ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर का, और ये भी हो जाएगा 16 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। मैं ये आशा करता हूँ कि आपको जो है सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, और आप क्वेश्चन नंबर 2 को जरा एकदम ही पहले ध्यान से देखिए कि क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है x/3 प्लस y/5 का होल क्यू यहाँ पर दिया गया है। इसका हमें विस्तार रूप लिख देना है। विस्तार रूप मतलब क्या, कि इसके होल क्यू का मान कितना होगा। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आपके पास 15 सेकेंड का टाइम है। जल्दी से सभी कोई इसका सॉल्यूशन करेंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर आपके लिए एक फार्मूला लिख दे रहा हूँ, आप उसी का यूज कर लीजिएगा। देखिए, अगर हम बात करें A प्लस B का होल क्यूब कितना होता है, तो वो होता है A³ प्लस B³ प्लस 3A इंटू बी
और इंटू ए प्लस बी। यही होता है ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। बस इसी फार्मूला का यूज करके हमें क्वेश्चन का आंसर बता देना है। देखिए अगर हम यहाँ पर x/3 को a मान ले, ठीक है, और y/5 को अगर हम b मान ले, तो यहाँ देखिए a प्लस बी का होल क्यूब का बस यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा और हमारा आंसर हमारे सामने होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x/3 प्लस y/5। आप जल्दी से अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए कि आपका आंसर क्या होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये a क्यूब यानी कि x/3 का होल क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि y/5 का क्यूब प्लस 3 a इंटू बी यानी कि x इंटू वाई बट्टा में 5 3 15 और यहाँ पर हो जाएगा a यानी कि x/3 प्लस y/5। ठीक है, यहाँ से अब हम आगे क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ये हो जाएगा x क्यूब और 3 का क्यूब क्या होगा 27 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27। ठीक है, और ये हो जाएगा y क्यूब, 5 का क्यूब हो जाएगा 125। ठीक है, और यहाँ से अब ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ 3 को छोड़ दीजिए और आप इनमें गुना कर दीजिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई बट्टा में 15 3 45। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पर क्या होगा, ये एक्स इंटू वाई स्क्वायर बट्टा में 15 5 125, 15 75 ना होगा, यहाँ पर क्या होगा, सॉरी यहाँ पर 75 होगा। ठीक है, 15 5 75 होता है और ये हो जाएगा ये। तो यानी कि अब यहाँ से क्या हो सकता है, अब ये यहाँ से क्या हो सकता है हमारा, ये क्या हो सकता है, हाँ देखिए ये हो जाएगा एक्स क्यूब बट्टा में 27 प्लस वाई क्यूब बट्टा में 125। ठीक है, प्लस अब आप क्या करिए, इन 3 से इन दोनों में गुना कराने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, कट जाएगा कितना बार में, 15 3 45 और 25 3 75। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई बट्टा में 15 और प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर बट्टा में 25 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन क्या होगा, एक्स क्यूब बट्टा में 27, एक्स क्यूब बट्टा में 27 और वाई क्यूब बट्टा 125 और एक्स स्क्वायर वाई बट्टा 15, एक्स स्क्वायर वाई बट्टा 15, एक्स स्क्वायर वाई बट्टा 15 और एक्स इंटू वाई स्क्वायर बट्टा में 25 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। यहाँ ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन कौन सा होगा, हमें तो लगता है एक्स स्क्वायर वाई 15 है, एक्स स्क्वायर वाई बट्टा में 15 और वाई क्यू और एक्स, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, होगा ना ऑप्शन बी, हाँ सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। मैं ये आशा करता हूँ कि आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। बस यहाँ पर करना कुछ नहीं था, बस ए प्लस बी का होल क्यू के फॉर्म में था क्वेश्चन, हमें इसका फॉर्मूला पर केवल सेट कर देना था। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आ रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। जरा सभी कोई इसको आप जरा ध्यान से पढ़िए और देखिए कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि साइन a प्लस बी का मान दिया गया है √3/2 और कॉस a माइनस बी का मान दिया गया है √3/2। तो हमें a और b का मान बता देना है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 20 सेकेंड का आपके पास टाइम है। आप जल्दी से इसका सॉल्यूशन करिए, तो जरा आप जल्दी से इसका सॉल्यूशन करिए। देखिए क्वेश्चन, देखिए कि क्या होगा आपका आंसर। आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए बी सी डी। आप जल्दी से जरा करिए इसका सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कि साइन
ए प्लस बी बराबर है √3/2, ठीक है। एंड कॉस ए माइनस बी है √3/2, ठीक है। देखिए हम लोग एक बात ये जानते हैं, हम लोग एक बात क्या जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 एंड कॉस 30 डिग्री का मान होता है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। हम लोग ये जो बात है क्लास 10th से में ही हम लोग पढ़े थे। कॉस 60 का मान होता है √3/2 और कॉस 30 का मान होता है √3/2, ठीक है। बस इसी फंडा का हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम यहाँ पर है साइन ए प्लस बी, इसको एज इट इज हम यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं। देखिए √3/2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए √3/2 चूंकि यहाँ पर साइन है तो इसको भी हम साइन के ही फॉर्म में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो √3/2 का मान क्या होगा, साइन 60, तो हम यहाँ पर साइन 60 लिख देते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर साइन 60 डिग्री लिख दिए। इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी बराबर, देखिए यहाँ पर कॉस है तो इसको भी हम कॉस के फॉर्म में चेंज कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए √3/2 का मान क्या होता है कॉस के फॉर्म में, ये होता है कॉस 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ से साइन को हटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 एंड a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30। ये रहा आपका समीकरण नंबर 1 और ये रहा आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जरा जोड़ दीजिए। तो जरा आप समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जरा जोड़ दीजिए तो, और देखिए कि इसका मान क्या आ रहा है। अगर हम समीकरण 1 प्लस 2 कर दें तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30। दोनों को जोड़ेंगे तो b और b हो जाएगा कैंसिल आउट, माइनस b और प्लस b हो जाएगा कैंसिल आउट। यहाँ पर हो जाएगा 2a बराबर 90, इसलिए a का मान आ गया a बराबर 45 डिग्री। a का मान आ गया 45 डिग्री, a का मान आ गया 45 डिग्री। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से, चलिए समीकरण नंबर 1 से अगर हम a का मान समीकरण नंबर 1 में पुट कर दे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 45 प्लस b बराबर 60, इसलिए b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45 बराबर 15 डिग्री हो जाएगा आंसर। यानी कि a बराबर आ गया हमारा 45 डिग्री एंड b बराबर आ गया 15 डिग्री। a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा a हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको जो है कंसेप्ट समझ में आया होगा और आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद, यहाँ पर देखिए एक क्या है, द्विघात समीकरण दिया गया है। यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दिया गया है और हमें के ऐसे शून्यक हैं कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तब हमें m का मान बता देना है। देखिए अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा है इस दिए गए द्विघात समीकरण का शून्यक है, ठीक है, अल्फा और बीटा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई द्विघात समीकरण हो तो इसके मूलों का योग क्या होगा या फिर शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, द्विघात समीकरण के शून्यकों का योग होता है -b/a। और यहाँ देखिए क्या, यहाँ पर b का मान देखिए दिया गया है -5, तो यहाँ माइनस पहले से ही है
और यहाँ पर -5 और a का मान यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो बट्टा में 1, यानी कि यहाँ देखिए इसलिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया माइनस माइनस प्लस यानी कि 5। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 5 और क्वेश्चन में दिया गया है कि अल्फा माइनस बीटा का मान दिया गया है 1, अल्फा माइनस बीटा का मान दिया गया है 1। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ से अगर समीकरण 1 + 2 कर ले तो क्या होगा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। जोड़ेंगे तो प्लस बीटा और माइनस बीटा हो जाएगा कैंसिल आउट। यहाँ पर हो जाएगा 2 अल्फा बराबर 6, इसलिए अल्फा बराबर आ गया 3, अल्फा का मान आ गया 3, अल्फा का मान आ गया भैया 3 आ गया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से समीकरण 1 में अल्फा का मान पुट कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर अगर हम समीकरण 1 में अल्फा का मान पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + बीटा बराबर 5, इसलिए बीटा बराबर क्या हो जाएगा 5 तिया 15। ठीक है, 5 तिया 15, यानी कि हमारे पास अल्फा का मान आ गया 3 और बीटा का मान आ गया 15। हमें क्या करना है, हमें एम का मान बता देना है, यानी कि इस दिए गए द्विघात समीकरण के शून्यकों या फिर मूलों के गुणनफल का मान बता देना है। तो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है, क्या होगा यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर एम होगा, यही ना होगा, क्योंकि किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल क्या होता है, यहाँ पर जो सी रहता है कांस्टेंट वैल्यू वही रहता है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा एम का मान। अल्फा का मान है हमने निकाला है 3 गुना बीटा का मान कितना है, यहाँ पर 15 थोड़ी होगा बीटा का मान, यहाँ पर बीटा का मान क्या हो जाएगा 2 होगा, यहाँ बीटा का मान हो जाएगा 2। ठीक है, यानी कि 3 गुना 2 बराबर एम, इसलिए एम का मान आ गया 3 दूनी 6। एम का मान आ गया यहाँ से 6 होगा हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। यहाँ पर दिया गया है एक द्विघात समीकरण जिसके मूल है अल्फा और बीटा, और अल्फा माइनस बीटा का मान दिया गया था। तो हम लोग जानते हैं किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का योग या फिर शून्यकों का योग क्या होगा, -b/a होता है। उसी का हेल्प से हम यहाँ से अल्फा और बीटा का मान निकाल लिए हैं। अल्फा का मान आया था हमारा 3 और बीटा का मान आया था हमारा 2। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि यहाँ जो कांस्टेंट वैल्यू होता है उसका मान क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होता है, यानी कि उस द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल जो होगा वही यहाँ जो कांस्टेंट वैल्यू होता है उसी के बराबर होता है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया 6, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। मैं ये आशा करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट था वह कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा और आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 5। देखिए कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इसको हम एकदम जल्दी से जल्दी करने का प्रयास करेंगे। एकदम 10 सेकेंड के अंदर इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करके आपको मैं दिखा दूंगा। देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है माया, यहाँ पर 2 लड़की है माया और मीरा की वर्तमान आयु दिया गया है 6:5। माया और मीरा की वर्तमान आयु है 6:5 के अनुपात में हो और 15 साल बाद, यानी कि देखिए वर्तमान में माया और मीरा की आयु की आयु का वर्तमान में कितना दिया गया है, आयु का अनुपात। यहाँ पर वर्तमान में माया और मीरा की आयु का अनुपात है 6:5 और 15 साल बाद ये जो अनुपात है वह 9:8 हो जाएगा। तो मीरा की आयु कितनी है हमें बता देना है। देखिए अभी जो है अगर हम बात करें माया, ठीक है, और क्या है मीरा, ठीक है, इनके वर्तमान में आयु का अनुपात है 6:5
5, 6:5, ठीक है। 15 वर्ष बाद, देखिए 15 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है, 9:8 हो जा रहा है। 15 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है, 9:8 हो जा रहा है। कितने वर्ष बाद हो रहा है, तो 15 वर्ष बाद हो रहा है। लेकिन हमें यहाँ देखिए कितना लग रहा है कि ये 6 से 9 कितना ज़्यादा है, तो भैया यहाँ पर 3 ज़्यादा है। यहाँ पर हमें लग रहा है कि 3 ज़्यादा है, लेकिन कितना साल ज़्यादा है, तो 15 साल ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पर देखिए 3 यूनिट का मान है 15, इसलिए 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 5। 1 यूनिट का मान आ जाएगा 5। तो हमें किसका पूछा जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है मीरा की। तो यहाँ पर देखिए वर्तमान में मीरा की आयु है 6, यानी कि 6 × 5 बराबर 30 वर्ष हो जाएगा। 30 वर्ष हो जाएगा किसका, माया की आयु। वर्तमान में माया की आयु है 30 वर्ष। अगर हमसे मीरा की पूछता आयु तो कितना हो जाता, तो यहाँ पर 5 × 5 बराबर 25 वर्ष हो जाता मीरा की आयु। तो हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है केवल और केवल किसकी आयु, तो यहाँ पर दिया गया है मीरा की आयु। तो मीरा की आयु, यहाँ पर आयु आ गया है 30 वर्ष। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया है कि 2,7, 5, 1, x, 3 एक त्रिभुज के शीर्ष है। यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट दिया गया है जो कि किसी त्रिभुज के शीर्ष है, जिसका क्षेत्रफल 18 वर्ग इकाई है। तो हमें x का संभावित मान बता देना है। हमें x का मान क्या होगा ये बता देना है। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल दिया गया है 18 वर्ग इकाई। इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वह है 18 वर्ग इकाई। और यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर शीर्ष दिया गया है, यह है 2,7, ये है 5,1 और ये है x,3। यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए हैं। तो देखिए किसी भी त्रिभुज के अगर शीर्ष दिए गए हो तो उसका क्षेत्रफल का, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 mod ऑफ x1 × y1 - y2 - y3, ठीक है। यहाँ पर होता है प्लस, और उसके बाद होगा x2 × y3 - y1 और प्लस x3 क्या हो जाएगा, y1 - y2। यही होता है हमारा क्या, किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल। अगर मैं यहाँ पर एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या हमने सही लिखा है, बिल्कुल हमने एकदम सही लिखा है। यही होता है किसी भी त्रिभुज के अगर शीर्ष दिए गए हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 mod ऑफ x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर क्या क्या वैल्यू दिया गया है, देखिए ये हो गया x1, x2 और x3। x1 बराबर दिया गया है 2, x2 बराबर दिया गया है 5 एंड x3 बराबर दिया गया है x, ठीक है। और y1 बराबर दिया गया है 7, y2 बराबर दिया गया है 1 और y3 बराबर दिया गया है 3, y3 बराबर है 3, ठीक है। तो अब हम आराम से यहाँ पर इन सभी के वैल्यू को रखेंगे तो हमारा आंसर हमारे सामने होगा। तो यहाँ पर होता है 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 mod ऑफ x1। x1 क्या है, x1 है 2, y2 - y3, y2 है 1 और y3 है -3, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। प्लस x2 है 5 इंटू ये क्या हो जाएगा, y3 - y1, y3 है 3 और y1 है 7, ठीक है। प्लस x3 यहाँ पर देखिए x है तो x इंटू y1 - y2, y1 है 7 और -y2 है 1, तो यहाँ पर हो गया 1, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन में
यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 18 वर्ग इकाई, यानी कि 18 बराबर 1/2। ठीक है, मॉड ऑफ ये हो जाएगा, क्या होगा यहाँ से -2 इंटू 2 क्या हो जाएगा -4। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से -4, यहाँ से हो जाएगा -20। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा +6x। ठीक है, ये हो गया, ये हो जाएगा 18 दूना 36, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 18 दूना 36 बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा ये मॉड ऑफ -24 और +6x। ठीक है, देखिए मॉड से जब ये बाहर आएगा तो एक बार प्लस होकर के आएगा बाहर और एक बार माइनस होकर बाहर आएगा। तो एक बार यहाँ जब भी कोई क्वांटिटी मॉड से बाहर आती है तो माइनस प्लस दोनों आती है। ठीक है, तो अगर हम पॉजिटिव साइन ले तब क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा 36 बराबर, अगर हम प्लस साइन लेंगे तो ये हो जाएगा -24 +6x, यानी कि ये हो जाएगा 36 + 24 बट्टा में 6 बराबर x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 6 4 10 1 3 2 5 और 1 6 बट्टा में 6, यानी कि x का मान आ गया 10, x बराबर आ गया 10। ठीक है, इतना आपको एकदम समझ में आ गया है, x बराबर आ गया 10। अगर हम यहाँ से प्लस साइन लेंगे, देखिए जब भी कोई भी क्वांटिटी मॉड से बाहर आती है तो प्लस और माइनस दोनों साइन के साथ आती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पहले प्लस साइन का यूज किए हैं तो हमारा x का मान आ गया है 10, x का मान आ गया है 10। तो हम चाहे तो अब हम यहाँ से भी अपना आंसर मार सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तो फिक्स हो गया ना ये कि x का मान 10 ही होगा। तो ऑप्शन में मैच करिए कि यहाँ पर 10 है, किसी में ऑप्शन ए में है 10, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। लेकिन फिर भी आइए हम चेक कर लेते हैं माइनस साइन को लेकर के। ठीक है, यहाँ पर आइए हम चेक कर लेते हैं माइनस साइन को लेकर के। आप अगर चाहे तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसके बाद हम कुछ यहाँ पर पॉइंट को साफ करने वाले हैं। ठीक है, चलिए जी, हम यहाँ से इसी को ही साफ कर दे रहे हैं। अब हम लेंगे माइनस साइन। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे माइनस साइन। यहाँ से अब हम यहाँ से यूज करने वाले हैं माइनस साइन का। अब हम यहाँ से यूज करेंगे माइनस साइन का। अब अगर हम माइनस साइन लेते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा 36 बराबर माइनस साइन के साथ होगा -24 और +6x। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा, ये 36 ना है, ये हो जाएगा हमारा 36 बराबर माइनस माइनस +24 हो जाएगा ये, और -6x हो जाएगा ये, यानी कि 36 में से 24 जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर हो जाएगा 2 और 12 बराबर -6x। तो यहाँ से 6 दूना 12, यानी कि x का मान आ गया -2। x का जब हम प्लस साइन लिए थे तो हमारा x का मान +10 आ रहा था, और जब हमने माइनस साइन लिया तो हमारा x का मान आ रहा है -2। तो ये दोनों आंसर हमारा होगा करेक्ट आंसर, यानी कि 10 और -2 ऑप्शन ए ही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको जो है क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। इसका जो मेन कंसेप्ट क्या था वो भी आप समझ गए होंगे। इसका बस मेन कंसेप्ट यही था कि अगर किसी भी त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हों तो उसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। सॉरी, ठीक है, चलिए जी। चलिए, तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका सॉल्यूशन कर पाते हैं। देखते हैं सबसे पहले कौन इनका सॉल्यूशन कर पाते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है। देखिए दो संख्याओं का एलसीएम दिया गया है, यहाँ पर एलसीएम है 1920 और एचसीएफ है 16। एचसीएफ है 16। यदि संख्याओं में से एक 224 है, मान लीजिए कि सॉरी,
अगर हम मान लेते हैं कि वह दोनों संख्या a तथा b है, a तथा b है, जिसका एलसीएम है 1920, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम है 1920 और एचसीएफ है 16, ठीक है। तो यहाँ पर एक संख्या का मान दिया गया है 240, तो हम मान लेते हैं कि a का मान दिया गया है यहाँ पर 240 और हमें b का मान बता देना है कि b का मान कितना होगा। तो बस देखिए यहाँ पर सिंपल सा फंडा का हम यूज करेंगे। हमने जो है, अगर आपको याद होगा तो आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। वहां पर आपको बताया गया होगा कि किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक के लिए, किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक के लिए क्या होता है, उन दोनों धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल बराबर होता है HCF ऑफ वे दोनों संख्या का HCF गुना वे दोनों संख्या का LCM क्या हो गया मुझे, इन दोनों संख्याओं का LCM, ठीक है। तो बस इसी फंडा का यूज हम करेंगे और हमारा आंसर हमारे सामने होगा। देखिए ए का ये जो होता है आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़े हैं और आपको अगर आप भूल गए हैं तो आप इस बात को याद रखिएगा कि किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक के लिए क्या होता है, उन दोनों धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल बराबर होता है उनके LCM इंटू उनके HCF के बराबर, ठीक है। आप इस बात को आप हमेशा के लिए याद रखिएगा। अच्छा, तो यहाँ पर दिया गया है A का मान दिया गया है 240, A का मान है 240, हमें B का मान निकाल देना है, HCF है 16 और इनका LCM है 1920। तो अगर हम यहाँ से B बराबर लिखे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ B बराबर हो जाएगा 16 गुना 1920, ठीक है, और बट्टा में 240। ये 0 से 0 कट जाएगा, 8 से इसको हम जरा काट लेते हैं, 8 दूना 16 और 8 3 क्या हो जाएगा 24, 8 दूना 16 और 8 3 24। ये 8 से हम इसको काट दे रहे हैं, 8 दूना 16 और 8 3 24। अब क्या ये 3 से कट जाएगा, क्या 9 1 10 2 12, बिल्कुल 3 से अब ये कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 3 छक 18, 3 छक 18, ये हो जाएगा 12, 3 चौका 12। यानी कि यहाँ से देखिए B बराबर क्या आ गया, B बराबर आ गया 4 दूना 8, 6 दूना 12, 128। यानी कि A का मान दिया गया था 240 और B का मान आ गया 128। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, 128 होगा इसका सॉल्यूशन। यानी कि वे दोनों संख्या है 240 और 128, ठीक है, जिसका अगर हम बात करें LCM की तो LCM होगा 1920 और HCF हो जाएगा 16, ठीक है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। बस ये था हमारा सिंपल सा फंडा, इसी का हम यूज करके इसका सॉल्यूशन कर पाए हैं, ठीक है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, सभी कोई यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास शायद मिसप्रिंट हो गया होगा, नहीं दिया गया यहाँ पर ऑप्शन। चलिए फिर भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 243 का स्क्वायर डिवाइड 27 का स्क्वायर गुना 6 डिवाइड 18, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम जरा। ये हो जाएगा हमारा 243 का स्क्वायर बट्टा में 27 का स्क्वायर गुना है तो गुना 6 बट्टा में 18, 6 बट्टा 18, ठीक है। तो यहाँ से ये कट जाएगा, 6 एकम 6 और 6 3 18। यानी कि यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 243 गुना 243 बट्टा में 27 गुना 27 और गुना में 3, ठीक है। 4 2 6 और 3 9। ये देखिए ये 3 से कट जाएगा, क्या ये 3 से कट जाएगा। 243 जो है 3 से आराम से कट जाएगा, 8 3 24, 3 एकम 3, ठीक है। अब ये
9 से कट जाएगा, 9 तिया 27 और 9 नवा 81, ठीक है। अब ये कट जाएगा आपका, ये कट जाएगा आपका अब 9 तिया 27 और 9 दूनी 18। हम गलती कर दिए क्या, थोड़ा सा रुकिए रुकिए रुकिए, जरा सा आप सब्र करिए, अरे रुकिए जरा सब्र करिए। ये है हमारे पास, चलिए आइए हम एकदम आराम से पहले काटते हैं इसको। ये 3 से कट जाएगा हमारा, 8 री का 24 और 3 एकम 3, ठीक है। ये कट जाएगा 9 से, 9 तिया 27 और 9 नवा 81, ठीक है। अब ये क्या कट जाएगा, ये 9 से 9 कट जाएगा। यहाँ पर फिर हम गलती कर दिए, उफ, यहाँ पर हम फिर गलती कर दे रहे हैं बार बार एक ही चीज़ को। चलिए कोई बात नहीं, फिर से करते हैं। ये देखिए 3 से कटेगा, 8 री का 24, 3 एकम 3, ठीक है। अब ये 9 से कट जाएगा, 9 तिया 27 और 9 नवा 81, ठीक है। अब ये कट जाएगा आपका, ये कट जाएगा आपका, अब ये कैसे से कट जाएगा, 3 तिया 9 कट जाएगा ये, ठीक है। और अब ये कैसे से कटेगा, ये कट जाएगा आपका, 9 से कट जाएगा क्या, 4 2 6 और 3 9, ठीक है। कट 9 तिया 27 और ये कट जाएगा आपका 9 दूना 18, 9 तिया 27 नहीं कट, 9 दूना 18 और 9 7 63 और ये हो जाएगा 9 तिया 27, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 9 आंसर आएगा। हमारा करेक्ट आंसर 9 हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर। बस इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाने वाला था, बस केवल इन सभी को काटना था, ठीक है। चलिए जी, तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। हमारा करेक्ट आंसर होगा 9। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन है, सभी कोई क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है ए बी और सी की औसत आयु है 12 वर्ष, ठीक है। ए बी और सी की औसत आयु है 22 वर्ष, सॉरी, ए बी और सी की औसत आयु है 22 वर्ष तथा बी और सी की औसत आयु है 25 वर्ष। 9 वर्ष के बाद ए की आयु कितनी होगी, हमें बता देना है। 9 वर्ष के बाद ए की आयु कितनी होगी। देखिए यहाँ पर ए बी और सी, यहाँ पर देखिए तीनों की औसत आयु है 22 वर्ष और हम लोग जानते हैं कि औसत बराबर होता है पदों का योग बट्टा पदों की संख्या। तो अगर हम बात करें यहाँ से, अगर हम बात करें ए बी और सी की औसत आयु, तो यहाँ पर है 22 वर्ष, तो बराबर क्या होगा, ए बी और सी की आयु का योग, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी के आयु का योग, यहाँ पर बट्टा, यहाँ पर कितने लोग हैं, तो यहाँ पर 3 लोग हैं, तो बट्टा में 3। तो यानी कि अगर हम यहाँ से बात करें कि ए बी और सी के आयु का योग कितना होगा, तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का मान आ गया 66, 22 तिया 66 वर्ष, ठीक है। ए बी और सी के आयु का योग कितना आ गया, 66 वर्ष आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। फिर देखिए हाफ क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि बी और सी की औसत आयु है 25 वर्ष, यानी कि 25 बराबर क्या होगा, बी और सी की आयु का योग बट्टा में कितने लोग हैं, तो 2 लोग हैं, इसलिए बी और सी के आयु का योग आ गया हमारा 50 वर्ष। 50 वर्ष, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो देखिए अगर हम समीकरण, हमें निकाल देना है ए की आयु, पहले निकाल देते हैं। हम पहले यहाँ से ए की आयु निकाल देते हैं, उसके बाद हम 9 जोड़ देंगे तो 9 वर्ष के बाद ए की आयु निकल जाएगा। तो यहाँ से कैसे निकलेगा ए की आयु, अगर हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस कर देते हैं तो हमारा केवल ए का आयु निकल जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें ए की आयु तो कितना हो जाएगा, ए की आयु कितना हो जाएगा भैया, ए की आयु कितना हो जाएगा, यहाँ से ए की आयु बराबर हो जाएगा, देखिए ए प्लस बी प्लस सी के आयु का योग माइनस बी प्लस सी के आयु का योग, यानी कि यहाँ देखिए ए प्लस बी प्लस सी के आयु का योग है 66 वर्ष माइनस बी और सी के आयु का योग है 50 वर्ष। इसलिए यहाँ से ए की आयु कितनी हो जाएगी, इसलिए ए की आयु बराबर कितना हो जाएगा,
यहाँ पर 66 ना है, ये 66 है, 66, ये है 66। ठीक है, तो यहाँ से ए की आयु कितनी हो जाएगी? 16 वर्ष हो जाएगी, 16 वर्ष हो जाएगी। इसलिए 9 वर्ष के बाद, 9 वर्ष के बाद ए की आयु, 9 वर्ष के बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी? 9 वर्ष के बाद ए की आयु हो जाएगी, देखिए वर्तमान में है 16 और 9 वर्ष के बाद तो 9, 16 9 25 वर्ष हो जाएगा, 25 वर्ष हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। यानी कि ए का जो है 9 वर्ष के बाद ए का आयु हो जाएगा 25 वर्ष, 9 वर्ष के बाद ए की आयु हो जाएगा 25 वर्ष। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो ठीक है, मैं ये आशा करता हूँ कि आपको जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा और आपको कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, एक समचतुर्भुज का परिमाप दिया गया है 120 मीटर और किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है 15 मीटर। तो हमें क्या करना है, हमें इस समचतुर्भुज का क्या निकाल देना है? क्षेत्रफल निकाल देना है। तो आप जल्दी से जरा करके बता दीजिए तो कि क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? आपके पास यहाँ पर 10 नहीं, चलिए 15 सेकेंड का टाइम है। आप जल्दी से इसका सॉल्यूशन जरा करके बता दीजिए, जल्दी से। हाँ करिए इसका, बस लास्ट क्वेश्चन है। हाँ ना ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है कर देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, एक समचतुर्भुज का परिमाप दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर परिमाप दिया गया है, क्या है इसका? 120 मीटर। देखिए समचतुर्भुज है, क्या है? समचतुर्भुज है, तो इसका चारों भुजा क्या होगा? बराबर होगा। तो हम मान लेते हैं कि समचतुर्भुज की भुजा बराबर, हम यहां से मान लेते हैं अगर समचतुर्भुज की भुजा बराबर ए मीटर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? परिमाप दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि परिमाप बराबर क्या होगा? चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग, यानी कि ए प्लस ए बराबर होगा 120 मीटर। ठीक है, यानी कि ये हो गया 4a बराबर 120, इसलिए यहाँ पर a बराबर आ गया 30 मीटर। a का मान आ गया यहाँ पर 30 मीटर, यानी कि उस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई कितनी है? 30 मीटर है। उस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई कितनी है? तो 30 मीटर है। हमने यहाँ से निकाल दिया कि उस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई है 30 मीटर। यहाँ पर हम लिख देते हैं a बराबर 30 मीटर। ठीक है, a का मान आ गया हमारा, a बराबर आ गया 30 मीटर। हमने कैसे निकाला? यहाँ पर परिमाप से हमने भुजा की लंबाई निकाल दी है। ठीक है, अब हमें निकाल देना है इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकाल देना है, तो क्या होगा यहाँ पर क्या होगा? देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुना समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। क्या होती है? समांतर भुजाओं की बीच की दूरी, समांतर भुजाओं की बीच की दूरी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भुजा हमने निकाल लिया है 30 मीटर। ठीक है, गुना समांतर भुजाओं की बीच की दूरी क्वेश्चन में दिया गया है 15 मीटर, तो ये हो गया 15 मीटर। 15 तिया 45, यानी कि 450, यहाँ पर 450 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 450 मीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा
करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सब यहाँ पर मीटर में ही है, तो हमारा आंसर भी मीटर स्क्वायर में भी आएगा। देखिए यहाँ पर आपको भुलाने के लिए यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑप्शन में सेंटीमीटर स्क्वायर भी दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए नहीं, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 450 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं ये आशा करता हूँ कि आज आपको जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं सभी का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज के बताए गए सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया है और आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो आप इस सेशन को लाइक करिए और अपना कमेंट करिए, और आप जो है इस सेशन को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस सेशन का फ़ायदा उठा पाएँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।